बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस्माइल हानिया की शहादत इस वक्त आलमी सतह पर, आलमी मीडिया में, पूरी सारी दुनिया के अंदर एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर बात हो रही है। और ज़ाहिर है कि आज नमाज जनाजा जब तेहरान में अदा हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत भी की और सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने उनका जनाजा पढ़ाया। ये भी अहकामात हुए हैं कि डायरेक्ट और बराह रास्त हमला जो है वो इज़राइल के ऊपर किया जाए। और ईरान ने ये कहा है कि वो मुनासिब वक्त और मौके की तलाश में है और अपना वक्त जो है वो लेगा और अपने मौके के ऊपर जो है वो अटैक करेगा। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मालूमात सामने आ रही हैं, वो बहुत होशरुबा है, बहुत खौफनाक है। एक ऐसे कंपाउंड पे अटैक हुआ है जहाँ पे अब कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने से थोड़ी देर पहले ये खबर दी है कि बम वहाँ पे नस्ब था और रिमोट कंट्रोल ये अटैक था। तो एक सिक्योरिटी लैब्स भी हमें नज़र आता है जो कि बिलाशुबा मौजूद है। लेकिन ज़ाहिर है खित्ते के अंदर जो अब हालात बनेंगे और जिस तरह से अब ये मामलात आगे बढ़ेंगे वो और ज़्यादा खौफनाक है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ, ज़ाहिर है कि हमारा मौजू जो है वो पाकिस्तान है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आज मईशत के ऊपर वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि बेहतर हो रही है पाकिस्तान की मईशत, जैसे कि रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग है उसमें CCC हो गई है। इसी तरह से और भी महंगाई में 11% पे आ गई है, कमी वाक़ई हुई है। इसका पाकिस्तान के अवाम को जो एहसास और उस तक जो रिलीफ है वो कैसे पहुंचेगा, ये अपनी जगह पे बहुत अहम है। IPPs का मामला हो या फिर बिजली की कीमतों का मसला हो, ये मसला जो है ये पाकिस्तान के अवाम से बराह रास्त इसका ताल्लुक़ है। और इसके ऊपर आज हमने इकॉनमी के हवाले से कि कहाँ जा रही है, किस तरह से पाकिस्तान के लिए क्या वाकई कोई अच्छी खबर हो सकती है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब होंगे और फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग हो रहा है डिजिटल दहशतगर्दी वाली बात के बाद से, या उस पे जो फैसले किए गए हैं। अब UAE के अंदर जो पाकिस्तानी इदारों को निशाना बना रहे थे उनको ना सिर्फ डिपोर्ट किया गया है बल्कि उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ अपनी जो पावर शो करना है, उनको अपनी ताकत का मुजाहरा, स्ट्रीट पावर जिसे कहना चाहिए, उसके लिए कितनी कामयाब हो रही है या नाकाम हो रही है। पार्लियामेंट के बाहर उनका एक भूख हड़ताली कैंप चल रहा था, उसमें भी अब तादाद जो है वो कहा जा रहा है कम से कम होती चली जा रही है। जलसों की इजाज़त मिल भी नहीं रही और क्या तहरीक इंसाफ करना भी चाहती है। और फिर जो बातचीत है, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला, इस पे अदलिया और पार्लियामेंट की जो महाजराई है वो भी हमें नज़र आती है। तो हमारे पास एक बड़ा ही वंडरफुल पैनल होगा आज ख़वातीन का, जो कि पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत एक्टिवली बात करती हैं। उनका तारुफ बाद में। सबसे पहले इस वक्त मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब। हम जानना ये चाह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, हम TV पे खबरें देख रहे हैं कि मईशत के हालात बेहतर हो रहे हैं। आप साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, आपने डॉक्टरेट भी इसी में की हुई है, तो ज़रा बताइए कि ये जो नब्ज़ है मईशत की, इसमें कोई बेहतरी हो भी रही है या सिर्फ ये दावे और वादे हैं? नहीं, एक बेहतरी तो मईशत में बिल्कुल है कि जो पिछले साल महंगाई 35% या 30% थी वो अब कम हो गई है। और आज भी जो नंबर आया है उसमें सिर्फ 11.1% महंगाई है। तो जो कीमतें जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उसमें तो खातिर खा कमी आई है, अब सिर्फ 11% से बढ़ रही हैं, जबकि पिछले साल इस वक्त इन महीनों में 35% से बढ़ रही थी। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कमी आई है। लेकिन स्टेट बैंक ने कल शरह सूद परसों कम की थी, लेकिन वो उतनी कम नहीं करी जितनी लोग की तवक्को थी या उम्मीदें थी, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि शायद जो मंथ टू मंथ इन्फ्लेशन है वो 2% है, यानी कि वो उसका मतलब है कि 24% की तरफ हम फिर से जा रहे हैं। यानी कि फिर से थोड़ी सी कम तो हुई है पिछले साल से, लेकिन फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी की तरफ जा रही है। लेकिन बहरहाल महंगाई बिल्कुल कम हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुई, अलबत्ता मायूसी कम नहीं हुई है। और जो ख़ास तौर पे बिजली के बिलों ने ऑब्वियसली लोगों की जान ले रखी है। बिल्कुल, और बिजली के बिलों पे भी मैं देख रही थी आपकी पार्टी भी अवाम पाकिस्तान, और आपने भी कुछ एहतजाज किया उस दिन, और जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, वो भी एहतजाज कर रही है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि 1 स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए, अब हमें सिविल नाफरमानी की तरफ चलना चाहिए। तो आपको लगता है कि इसका कोई फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि ये IPPs का मामला है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं, ये बैरूनी हैं, अंदरूनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कैसे ये मामला सही हो सकता है? मिफ्ता साहब ज़रा इस पर आप भी कुछ समझाइए।
बहन देखिए, जो घरेलू सारिफ को जो बिल जाता है जिसके 20,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स बिल होता है, उसके ऊपर हुकूमत तकरीबन उसके बिजली के ऊपर 24% कम से कम टैक्स लगा होता है, 18% सेल्स टैक्स लगता है, 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है, फर्दर टैक्स लगता है और एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। ये 4 टैक्स की मद है। इसी तरह यही टैक्सेस लगते हैं दुकानदारों को कमर्शियल बिलों पे और यही टैक्स लगते हैं सनतकारों को इंडस्ट्रियल बिलों पे। हुकूमत को हम ये नहीं कह रहे कि आप IPP से करें, वो जो भी आपने करना है फॉरेंसिक ऑडिट करें, बिल्कुल करवाएं, जिसके अंदर कोई अगर आप समझते हैं कि किसी ने ज़्यादती करी है तो बिल्कुल उसके ऊपर बात करें, वो बिल्कुल उससे मैं जमात इस्लामी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिल फॉर जो इस वक्त हुकूमत हल कर सकती है वो अपने टैक्सेस कम कर दे। तो आप जो है वो 15-20% रिलीफ दे देंगे हर बिल पे हुकूमत की तरफ से सब लोगों को, और ये जो 450 अरब रुपए का जो नुकसान होगा आपका टैक्स का, जिसमें आपने सारे टैक्सेस हटा दिए कमर्शियल बिलों के ऊपर, इंडस्ट्रियल बिलों के ऊपर और डोमेस्टिक बिलों के ऊपर, तो 450 अरब रुपए का नुकसान होगा। इसमें 250 अरब कम हो जाएंगे, तकरीबन 265 अरब रुपए सूबों के और 185 अरब रुपए वफाक के। तो वफाक 185 अरब रुपए का PSDP कम कर दे, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। 1150 अरब रुपए का PSDP है, आप 185 रुपए कम करते हैं, फिर भी 965 रुपए आपने फिर भी पिछले साल के मुकाबले में 37% ज्यादा है। तो ये तो बड़ी आसानी से हुकूमत कर सकती है अगर इनको लोगों की मुश्किल का इदराक है। तो फिर क्यों नहीं कर रही है, आपके ख्याल में क्या वजह है? मैं तो समझता हूँ कि सोच का फुकदान है। मैं समझता हूँ कि एक ये भेड़ चाल होती है कि नहीं है हर साल PSDP करना है, MNS को प्रोजेक्ट्स देने हैं, MPS को सूबे देते हैं, वो सब चीज़ें करनी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इनको ये सोचना चाहिए कि अगर आप कीमत कम कर देते हैं बिजली के टैक्सों की तो बिजली की खपत बढ़ जाएगी, आपकी एवरेज कैपेसिटी कॉस्ट पर यूनिट भी कम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आपको सीरियसली हुकूमत को ये समझना चाहिए कि जो इनकी साख खो गई है, जो इलेक्शन में नजर आया, और जो मजीद खो रही है, उसकी सबसे अच्छी जो उसका जो सद्देबाब वो कर सकते हैं इस वक्त, वो बिजली की कीमतों में कम कर सकते हैं। ये जो शो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और जो ये इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा। उसमें गवर्नमेंट कह तो रही है, वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम करेंगे, कुछ जो 20 साल पुराने पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर भी हम कुछ ऑडिट करने का सोच रहे हैं। क्या वो वर्केबल है आपके ख्याल में जो 20 साल पहले हुए हैं? और क्या कुछ एक एतराज़ ये भी आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स PMLN की पहली गवर्नमेंट में हुए हैं और जो खान साहब ने रिन्यू किए हैं उनका ज़्यादा मसला है? क्या ये बात दुरुस्त है? और क्या जो पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में IPPs किए थे उनका भी मसला अभी तक मौजूद है, उनको भी डील किया जा सकता है? देखिए बहन, मसले तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं, लेकिन उन मसलों का इस वक्त हजम कम हो गया। जो 1994 में शहीद मोहतरमा के ज़माने में पॉलिसी के तहत जो प्रोग्राम हुए थे उनको 30 साल हो गए, वो बेसिकली एक्सपायर हो चुके हैं। उनमें से कुछ एक्सटेंड हुए हैं तो उसके अंदर तो एक्सटेंशन आपने टेक एंड पे करी है, उनको कैपेसिटी कॉस्ट नहीं है। कुछ थोड़ी बहुत कैपेसिटी कॉस्ट होगी 10-20 अरब रुपए की, मुझे उसका ज़्यादा नहीं पता। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब के ज़माने की 2002 की पॉलिसी के तहत जो लगे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को इमरान खान साहब की हुकूमत ने रीनिगोशिएट किया है और सक्सेसफुली रीनिगोशिएट किया, उनसे रेट कम करवा लिए थे। और उसके बल्कि जब PDM की हुकूमत आई तो हमने कुछ बकाया उनके अदा करे थे और वो इन्फोर्स हो गए री एग्रीमेंट्स। जो असल मसला है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ जो प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान ने लगाए, हुकूमत पंजाब ने लगाए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने लगाए, जो आपने CPEC के बाद लगाए 12-15 हज़ार मेगावाट, इनकी क्योंकि ये नए प्लांट्स हैं, इनकी ज़्यादा पेमेंट्स हैं। 400 अरब रुपए तकरीबन तो आप सिर्फ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को देंगे इस साल न्यूक्लियर उसके बिजली के लिए। तो हुकूमत अपने आप से निगोशिएट करेगी क्या? आपने 200 अरब रुपए तकरीबन आप पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को देंगे, ये जो LNG के प्लांट्स लगे हुए हैं। तो ये इसके अंदर क्योंकि पीछे इनके एग्रीमेंट्स होते हैं बैंकों से, इनकी कंपनियों से सॉवरेन गारंटीज होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता इनको आप रीनिगोशिएट कर लें। तो ये कहना आसान है, धरना धरना आसान है, ये बातें करनी आसान होती है, ये रिपोर्ट करना आसान नहीं हो। तो फिल फॉर जो तरीका है वो मैंने जो आपसे गुजारिश करी है कि हुकूमत टैक्स कम कर दे, सबसे ऐसा तरीका है, इसमें IMF भी नाराज नहीं होती, कोई मसला नहीं होता और लोगों की बिजली सस्ती। और ये जो कैपेसिटी चार्जेस की आप कह रहे हैं ना, उसी में कुछ हो सकता है, अगर हो सकता है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, ये एतराज़ भी आ रहा है कि बहुत सारा यानी कि माफिया है जो कि बैठा हुआ है और उनको ही नवाजा जाता है, वो हुकूमतों का हिस्सा होते हैं, वो अपोजिशनों का हिस्सा होते हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? और क्या आपने भी उनको अपने दौर में कंट्रोल करने की कोशिश की थी?
देखिए, एक जब शायद अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे तो एक उन्होंने चेंज लाया था, जो इमरान खान साहब पिछली वापस पुरानी रथ पे चले गए थे, रुत पे। और वो चेंज था कि जो भी पाकिस्तान में पावर प्लांट लगेगा वो ओपन बिडिंग के बाद लगेगा, कंपैरेटिव बिडिंग के बाद लगेगा। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, मुस्लिम लीग, परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में एक फिक्स्ड रेट होता था जो नेफरा देती थी, और बाद में भी यही हुआ है कि इमरान साहब के ज़माने में जब उन्होंने चेंज किया कि फिक्स्ड रेट नेफरा देगी। शाहिद साहब की ये बात थी और हमारी ये दलील थी कि आप कंपैरेटिव बिडिंग करेंगे तो प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्राइस एट विच इन्वेस्टर लगाने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो चले जाना चाहिए। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर बिल्कुल झोल हैं, हीट रेट ऑडिट्स होने चाहिए। जितना वो कहते हैं कि फर्नेस ऑयल मिसाल के तौर पे इस्तेमाल होता है उससे कम इस्तेमाल होता है, लोग कहते हैं। इसी तरह जितने का वो कहते हैं कि हम कोयला खरीदते हैं, शायद उससे कम में वो कोयला खरीदते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा ओवरचार्ज करते हैं। इसमें मैं उसकी बहस नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी आपको बात करनी चाहिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म बात है। शॉर्ट टर्म जो है वो हुकूमत के हाथ में टैक्स कम कर दो, इसमें क्या बड़ी बात है। और ये चाइना के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्योंकि चाइना के साथ जो आपको पैसे देने हैं IMF ज़ाहिर है कि मशरूत करता है कि आप हमसे लेके उनको नहीं दे सकते, तो क्या अभी वज़ीर ख़जाना गए थे तो आपको लगता है कोई डेवलपमेंट उसके ऊपर है, जो हमने वहाँ पे कर्ज देने हैं वो मान गए हैं कि भाई ठीक है आप ना दें, रीस्केड्यूल हुए कि नहीं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं माने वो लोग कि आप ना दें। हमने इनसे गुजारिश की है कि आप इसको टाइम को एक्सटेंड कर दें, यानी कि जो हमको अगले 4 साल जी जो हमको अगले 4 साल में देने वो आप अगले 10 साल में हमसे लें, तो वो पेमेंट कम कर दें। उस पर बात हुई है, वो भी जब मानेंगे सो मानेंगे। फिलफौर तो अभी तो नहीं माने हैं, अच्छी सी बात की है लेकिन भेज दिया है, लेकिन चलो कम से कम इब्तदा हुई है और वही कर सकते हैं मेरे ख्याल से। देखिए, इस वक्त भी चाइनीज़ कंपनीज को हमने 470 अरब रुपया देना है। कुछ अरसे पहले तक 540 अरब रुपया देना था, पर जब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ ले गए थे चाइना, तो उससे जाने से पहले उन्होंने 70 अरब रुपए इनको दिलवाए थे। अब जिसके आपको 400 अरब रुपए पिछले के बकाया देने हों, उससे जब आप रीस्केजुलिंग की बात करते हैं तो वो पहले आपसे ये कहेगा कि यार वो 470 अरब रुपए तो वापस कर दो, फिर बात करो। यही बात जो थी वो जो मुशर्रफ साहब के ज़माने के प्लांट्स में जब इमरान खान साहब ने इनसे एग्रीमेंट किया था तो पहले उन्होंने यही कहा था पार्टियों ने कि जो पुराने पैसे हैं वो वापस कर दो। तो हम वापस करना भी हमारे लिए बड़ा मुज़र है, तो इतना आसान नहीं होगा ये चाइनीज से रीनेगोशिएट करना। अच्छा, ये बताइए, अब अवाम पाकिस्तान है आपकी जमात इस्लामी भी बैठी हुई है, आप लोगों ने भी कोई मतलब तहरीक चलाने का कोई फ़ैसला किया है, या बस मिफ्ता साहब जो हैं वही खड़े रहेंगे और बिल लहरा के तकरीर करते रहेंगे? मतलब सियासी जमातों की ख़ास करके देखिए, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आवाम की आवाज़ बनना चाहिए वो पाकिस्तान की सियासी जमातों को बनना चाहिए, जिनका मसाइल हैं उनके। तो आपको लगता है कि सियासी जमातें आवाज़ नहीं बन पा रही इस वक्त आवाम की? देखिए बहन, थोड़ा सा हमारा और जमात इस्लामी का मौक़िफ़ डिफरेंट है। मैं हाफिज़ साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और वो अच्छी बात है कि वो इनको इस बात का इदराक है कि लोग जो हैं वो कितनी तकलीफ़ में हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ, शायद खाकान अब्बासी साहब ये समझते हैं कि इस वक्त IPP से एग्रीमेंट तोड़ना जो है वो मुमकिन नहीं है। हम धरने दे सकते हैं, 15 दिन बैठ जाएँ, 126 दिन बैठ जाएँ, कुछ होगा नहीं। जो हमने सजेशन दी है और जिसके ऊपर हम रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, ट्विटर स्पेसेस कर चुके हैं, के इलेक्ट्रिक के बाहर जाके प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, दीगर जगहों पर भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और वो ये बात है कि आप अपने टैक्सेस तो कम करें। आप ठीक है, चाइनीज़ से जब करते होंगे आप कर लीजिएगा, वो अगले साल ठीक हो जाएगा, इसके 2 साल बाद ठीक हो जाएगा। इस वक्त जो मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास लोग जो कर्ब से गुजर रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, उसका तो हल शहबाज शरीफ के हाथ में है ना। वो तो आज एक कलम की जुम्बिश से ये टैक्स कम कर सकते हैं। आप 24% बिलों में कम से कम कमी तो कर दें। वो जो लोग अब खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने भाइयों को मार रहे हैं, जो लोग बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम उनकी तो आसानी हो जाएगी। फिर आप करते रहिए, IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में करते रहिए। ये भी ज़रा सोचिएगा कि किस किस ने ये IPPs लगाएं। ये भी सोचिएगा कि इम्पोर्टेड फ्यूल पे क्यों लगाएं। ये भी सोचिएगा कि इतने ज़्यादा क्यों लगाएं जब आपको पैसे नहीं थे आपके पास। दुरुस्त बात है, सही बात है। सब चीज़ें आपने आज, और आप देखें कमाल ये कि ये हुकूमत जब शहबाज शरीफ साहब गए थे चीन, तो ये इस वक्त एक ट्रेन की बात कर रहे थे कि हमको ML1 लेनी है। ओ भाई, पे आपके पास पैसे देने को है नहीं, इधर जहर खाने के पैसे नहीं है और आप नई ट्रेनें लेके आ रहे हैं। मतलब कोई खुदा खौफी होती है।
तो चलो उस चीज को तो छोड़ दो, तो चाइना ने मना कर दी, लेकिन आप कम से कम वो सारी बातें सोचने की हैं। लेकिन इस वक्त आपकी एक कलम की जुम्बिश से 25% टैक्स कम हो जाएगा और हुकूमत का एक पैसे का खसारा नहीं पड़ेगा अगर आप अखराजात कम कर दें पीएसडीपी के। वैसे और अगर ये भी आप नहीं, मिफ्ता साहब इतना आसान होता तो आपको बहुत सारी चीजें IMF के साथ हैं, उनके पास है, आपको लगता है कि एक ज़ाहिर है कि एक हुकूमत है, आवाम को जवाबदेह है, करना चाहते तो वो यानी उनके हाथ में होता तो आपको नहीं लगता कि वो कर सकते थे? इसके लिए तो एक और मिनी बजट उनको लाना पड़ेगा, कोई ना कोई तो दिक्कत है ना उसके अंदर भी। सिर्फ सोच की कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। मिफ्ता इस्माइल तो ये चीज़ें समझता है ना, मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जाके धरने नहीं दे रहा हूँ कि IPPs के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो और ये कर दो और वो कर दो। मैं तो ये बात समझता हूँ कि आपको 450 अरब रुपए कम होंगे आपके टैक्स कलेक्शन से, मैं ये खुद कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट आएगा फिस्कल, वो 185 अरब रुपए का वफाक पे आएगा, 265 अरब रुपए का सूबों पे जाएगा। आप 185 अरब रुपए से PSDP कम कर दें, और एक आप ये पैसे तो कम कर सकते हैं ना। किसी ने IMF ने आपके सर पे बंदूक रख के ये नहीं कहा है कि आप 185 अरब रुपए और मजीद खर्च कीजिए PSDP पे। 700 अरब रुपए पिछले साल PSDP पे खर्च हुए हैं, इस साल क्यों 1150 अरब रुपए रखे हैं? ये कौन सी सेक्रीफाइस दे रहे हैं अगर ये 700 1150 बढ़ा रहे हैं? इस वक्त ये कह रहे हैं तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप 39% टैक्स दें, डॉक्टरों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कह रहे हैं आप 49% टैक्स दें, और खुद आप अखराजात बढ़ा रहे हैं। तो ये सोच की कमी है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर इनकी सोच सही हो जाए तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमसे बात कर रहे थे। हम पाकिस्तान पार्टी के लीडर भी हैं, रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना भी हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले तारुफ करा दूँ, मेरे साथ नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली, उनसे हम बात करेंगे। मेहरबानो कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, अब तो मैं सीनियर कहती हूँ, वैसे जूनियर ही है उम्र में, लेकिन सीनियर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। शजरा मनसिब अली साहिबा जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं और इसके साथ साथ इनका बड़ा काम भी है, सियासी घराने से ताल्लुक़ तो है ही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शजरा से ही शुरू करेंगे कि हुकूमत वाकई नहीं करना चाहती ये सारे काम जो कि कर सकती है। जो डॉक्टर साहब ने नुस्खा बताया, इसके ऊपर अमल हो सकता है कि नहीं, और फिर सियासी जमातों को आवाम की आवाज़ बनना है, वो कैसे बन सकते हैं, और फिर तहरीक इंसाफ के साथ के इर्द गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारा ज़बरदस्त पैनल है आज, शजरा भी हैं और मेहरबानो भी हैं और नाज बलोच भी हैं। शजरा, पहले तो ज़ाहिर है कि एक शिकवा है जो कि भी PSDP के हवाले से उन्होंने कहा भी कि वो कम कर दे, टैक्स कम कर दे। अब पार्लियामेंट अब सेशन में है, कल भी आप लोगों का इजलास है, कल भी हुआ, अवाम के मसले तो कहीं नज़र ही नहीं आते। आ जाके वही सियासी मसाइल हैं, इतनी हप्पड़ दप्पड़ में कानून साजी हो रही है, मखसूस नशिस्तें नहीं देनी इसलिए कानून साजी कर दे, अवाम के लिए वो तेज़ी नहीं है। देखिए, बहुत शुक्रिया आसमा आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का और उनकी जो कैबिनेट है, उनका सबसे ज़्यादा फोकस ही इस तरफ है कि किस तरीके से माशी इस्लाहात की जाएँ ताकि मईशत बेहतर हो। ये बिजली का जो मसले मसाइल हैं, इसके ऊपर हम पहले ही बहुत काम कर चुके हैं और इस चीज़ को प्रायोरिटी दी हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। इसलिए आपने देखा कि जो अभी JI का धरना भी हुआ है, कल हमारी जो टेक्निकल टीम है उनसे मिली, उनको जाके सारी चीज़ें वो बताएं जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके थे। आज एक मीटिंग हुई, जो वो साबिक वज़ीर थे जिन्होंने इस IPP के ऊपर काफ़ी ट्विटर के ऊपर, गौहर एजाज साहब, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पे उन्होंने बताया कि मुझे सारी चीज़ें, सारी इस्लाहात जो कि इस मामले में हो रही हैं बताई गई हैं और मैं अब सेटिस्फाइड हूँ कि इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। तो देखिए, इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे ज़्यादा जो फोकस है बेरोजगारी और महंगाई को कम करना। यानी आपका ख्याल है बिजली की कीमतें कम हो सकती है? आप अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 50 बिलियन की सब्सिडी दी है टू दोज हाउस होल्ड्स जो 200 यूनिट से कम बिजली, जो कि मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन 85% पाकिस्तान में हाउस होल्ड्स वही हैं जो 200 यूनिट से कम बिजली का करते हैं। तो उनके ऊपर
जो महंगाई अब बिजली के ऊपर आई है वो उनके ऊपर लागू नहीं होगी। अच्छा। और 3 महीने के लिए उन्होंने दिए, जून जुलाई अगस्त। का पार्लियामेंट में क्यों नहीं बात करते? देखे ना, पार्लियामेंट भी आईपीपीज में होती है, पार्लियामेंट पे बात कुल होती है, आईपीपीज के ऊपर बात भी होती है, पहले भी होती रही, अभी भी होती रही। आईपीपीज इज नॉट कि आज ये चीज आई है, ये पिछली कई हुकूमतों से हमें चलती आ रही है ये चीज। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान पिछले दिनों में आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद तकरीबन तबाही के दहाने पे चला गया था, डिफॉल्ट होने लगा था। सबको इस बात का पता है, तमाम मीडिया में ये बात होने लग गई थी कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। फिर उसको डिफॉल्ट से निकाला, वहां से निकालना बहुत मुश्किल था। ये आसान नहीं था। महर मुस्तकिल जो है ना वो इसमें मुस्कुरा रही है, आसान नहीं था, आसान नहीं था, तो होने वाला था। मगर ये तो देखें ना, ये तो एक हकीकत है, ये तो एक सच है। सिर्फ हमने ये बयानिया नहीं बनाया था, तमाम मीडिया में ये बात आई। और महंगाई में तो कमी हुई है। एक और मैं बात करता, पेट्रोल में मुस्तकिल कीमत पे कमी आ रही है इस वक्त। ये भी करना बहुत दफा 13 रुपए बढ़ा था, अभी 6 रुपए कम। अभी आप देखें पेट्रोल में फिर कमी आई है। और दालें देखिए किधर पहुंच गई है। कहने का मैंने सोचा नहीं था कि आज खवातीन है तो मैं इस पे बात करूंगी। मैं खुद भी खातून हूँ, मैं ग्रोसरी तो मैं तो सीरियसली दालें देखिए 500-500 रुपए किलो दालों का भी जो इशू है। आपने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उसके ऊपर भी एक हंगामी इजलास बुलाया और एवरी डे मैं इधर से इनपुट ले लूं जो शेडो कैबिनेट है। जी कथा कलामी माफ, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट, मगर बात गुफ्तगू ऐसी हुई। देखिए एक बयानिया बनाया गया था कि जी डिफॉल्ट दिवालिया दिवालिया दिवालिया। मिफ्ता साहब जब इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने अब खुद एतराफ़ कर दिया कि जी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई दिवालिया नहीं होने वाला था। इनफैक्ट वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई पाकिस्तान में, उसने पाकिस्तान को और धकेला इन मुश्किलात की तरफ, और वो इंस्टेबिलिटी आज भी बरकरार है। क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आपने आईनी हदूद पामाल की, आपने इलेक्शन बर वक्त ना कराए, उसके बाद अगर देखिए फिर आपने इलेक्शन एक मुतनाज़ा इलेक्शन करवाया, तो वो जो बरकरार ये बड़ा अलमी है कि पीटीआई से बात करें तो वो कहते हैं कि जी पिछले दौर में ये कहते हैं जी शुरू करें, फिर नवाज शरीफ साहब के 2017 से वो कहते हैं जी अच्छा 2013 पे आ जाए। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इंस्टेबिलिटी आई कहाँ से, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और खान साहब ने तब भी कहा था कि ऐसा मत कीजिए। तब इन्होंने किस तरह जस्टिफाई किया था अपने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस को कि जी खान साहब को अगर हम तब ना हटाते सब मिलकर, ये दोनों मेरी तरफ जो बैठे हैं, कि तो वो तो फैज साहब को जनरल फैज को बनाने लगे थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इनकी तो आमरीत होती 10 साल की। अब कल ख्वाजा आसिफ ने खुद एतराफ़ किया है कि 2019 में नहीं आपको हंसी आनी चाहिए, बिकॉज व्हाट एल्स कैन यू डू। ख्वाजा आसिफ ने बात ही ऐसी की 2019 में हमारी मुलाकातें तो होती थी उनकी, वो तंग थे। किससे मुलाकात हुई थी? जनरल फैज से, जिसका इनको डर था कि वो चीफ बनेंगे और इमरान खान डिक्टेटर होगा। और 2019 में उनको जनरल फैज ने बता दिया था कि हम तो बड़े तंग हैं। मुलाकातें तो होती रहती है। अभी खान साहब ने कह रहे कि हमारी नहीं लिसन, अभी खान साहब ने क्या कहा, नई खबर आई है। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग कि जनरल फैज ने कहा हम तो बड़े तंग हैं, आप आए, हम आपके साथ मिलके इनको हटाएंगे। So the justification that they gave, the justification, जी आपके साथ पूरा लंदन प्लान का तो एतराफ कर दिया ना ख्वाजा आसिफ साहब। 2019 में लंदन प्लान बना, उन्होंने ये कहा था उसके बाद ही, उन मुलाकातों के बाद ही बना ना। अच्छा, मैं नाज तक आती हूँ। ये इसका मतलब ये कि वो कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक बहरान है ये अदम एतमाद के बाद आया, बिल्कुल पहले नहीं। और इन्होंने क्यों लाए? सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से अपने आप को निकालने के लिए, नैब में अमेंडमेंट्स लाने के लिए, अपने आप का बच बचाव के लिए। अभी वही पीटीआई भी वही काम करना चाह रही है। वो कह रही है कि आए हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। अब वो अभी आई कैन टॉक अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन दैट। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए आज भी 17 सीटों पर एक जाली हुकूमत क्यों बैठी है लिपट चिपट के, अपनी पर्क्स और प्रिविलेजेस बरकरार रखने के लिए। इसमें ये अच्छा, मैं अब शज़ा मैं आपके पास बाद में आती हूँ। नाज को भी पीएसडीपी की बात की 700 से 1100 क्यों? और आप देख रहे हैं चाहे पंजाब हुकूमत हो या यहाँ पर हो, कहीं पे रेनोवेशंस हो रही हैं, कहीं पे अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं गाड़ियों पे, कहीं पे रिम्स पे, और मुल्क को कहा जा रहा है वो तो अखराजात की बात की उन्होंने। लेकिन नाज बात ये है कि जो कह रही है महर कि अगर ना हटाई जाती तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो यहाँ तक चीज़ें ना आती, इतनी महंगाई ना होती, आवाम तक रिली। पीपल्स पार्टी जो कहती है रोटी कपड़ा और मकान, और पीपल्स पार्टी अभी चुप है बिल्कुल। मतलब आप देखें तो हुकूमत में रह के आप कम से कम आवाम की बात तो कर सकते हैं, वो भी नज़र नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आसमा देखें, बजट की तकरीरें आपने सुनी होंगी। बजट से पहले भी जो तकरीरें की गई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस हमने इन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि ये जो बिजली का बहरान है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट में उठाते हैं इस बिजली के एनर्जी क्राइसिस को लेकर, और आवाम के ऊपर जो एक महंगाई का बोझ बिजली के फॉर्म में, बिल्स के फॉर्म में आ रहा है, उसके ऊपर हम इशू पॉलिटिक्स करते हैं, हम इश्यूज़ की बात करते हैं। हुकूमत के साथ बैठे हुए भी हम हुकूमत को हर बात पर जो है उनकी तनकीद भी करते हैं, जहाँ पर इस्लाह करने की गुंजाइश है वहाँ पे हम क्रिटिसिज्म भी करते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स बट फॉर द सेक ऑफ रिलीफ टू द पीपल। जहाँ तक बात देखें, बात अभी कर रही हैं मेहरबानो, लेकिन शायद कुछ चीज़ें याद माजी अजाब है यार छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, तो उसमें अकेली है मेहरबानो, ये देखे आप अकेली सब पे भारी। देखे मैं आपको एक बात, एक मेहरबानो सब पे भारी, वैसे जरदारी साहब के लिए कहते हैं। चले अच्छी बात है, अच्छी बात है। हर आवाज़ जो है वो पावरफुल होनी चाहिए, और यही डेमोक्रेसी है, एक दूसरे की बात को सुनना। देखें बात यह है कि जो करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आप उठा के देख लें, आप सर्कुलर डेट जितना शोर पीटीआई के दौरे हुकूमत में हुआ, मतलब पाकिस्तान की तारीख का सबसे वर्स्ट तरीन सर्कुलर डेट इनके दौरे हुकूमत में हुआ। बिजली का जो गर्दिशी कर्जा, ये आवाम को कह रहे थे कि हम कर्जे अदा कर रहे हैं, सर्कुलर डेट क्लियर हो रहा है, और वो बढ़ता चला जा रहा था। करेंसी डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आपने देखा कि उससे इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद आप ये देखें, हम क्यों ये बात भूल जाते हैं। अभी बात हो रही थी यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ टॉपिक पे जब ये गुफ्तगू कर रही थी, तो मैं सिर्फ इशारा ये दे दूँ, जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके ये अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो अमरीकी साजिश का बयानिया दिया गया और साइफर का रोना रोया गया, साबित हुआ हाई कोर्ट में। नहीं, मेरी बात सुने, अमरीकी साजिश का बयानिया दिया गया, साइफर का रोना रोया गया, और उसके बाद यही पॉलिटिकल पार्टी जिसको मैं समझती हूँ कि पॉलिटिक्स की एबीसी पता नहीं, इन्होंने अमेरिका में जाके लॉबिंग की, और उसी सबसे पॉपुलर पार्टी है उनकी पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन जो है वो लेकर आने में अपना किरदार अदा करते हैं। आपको लगता तो मुझे बताइए, एक तरफ आप प्लीज लेट मी फिनिश आप अपनी बारी में बोलें, कर लें, फिर मैं बात करती हूं। आप यही पाकिस्तान में अमेरिकी साजिश का रोना रोते हैं, वहां से आप रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन क्या करें, कहां जाए? एक चीज क्या मतलब नहीं, अमेरिका ना जाए, लेकिन यहाँ तो वो बात कर सकते हैं ना। ठीक है, चले, हम अमेरिका की बात नहीं करते। इधर करें, सियासतदानों से बात करें, आप पॉलिटिकल ये वैसे मैं शज़ा, आई एम सॉरी अगेन, जो आप कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेहरबानो वो कह रही है कि ये सियासतदानों से बात। आई गॉट दैट पॉइंट टू। एक चीज मुझे कहने दीजिए, ये जो बात कर रही है एबीसी नहीं आती, इसीलिए हमने इनको चने चबा दिए हैं। 1.5 साल से हमारा लीडर जो है जेल में है, मगर पाकिस्तान की सियासत का महवर आज भी इमरान खान है। उसके इर्द गिर्द पूरी सियासत का दारोमदार घूमता है, बयानिया भी आपका हमारे इर्द गिर्द ही घूमता है। आजकल क्या बयानिया अभी आते हैं उस पर भी। जो ये बात कर रही हैं अमेरिका में, मैं जानना चाहती हूँ मेहर, आपने बिल्कुल सही कहा, I agree with you। अगर तो आपको लगता है कि अब अमेरिका में एक लॉबी फर्म हायर करके बोथ साइड्स ऑफ द आयल और मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस के आपको वोट मिल जाएंगे, तो फिर तो हुकूमत ही पीटीआई के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि हम इस लॉबी के थ्रू पाकिस्तान का हर मुतालबा मनवा लेंगे अमेरिका से। ये क्या गुफ्तगू कर रही हैं? इससे पता चल रहा है कि इनको सियासत की एबीसी शायद नहीं आती है, या लॉबियस्ट कैसे काम करते हैं, या लोगों दुनिया में जो असली पार्लियामान होती हैं जमहूरी, वो किस तरह काम करती हैं। लॉबिस्ट तो पीपल्स पार्टी के भी हैं। बिल्कुल है। बेनजीर भुट्टो साहिबा यही काम कभी नहीं किया। बेनजीर भुट्टो साहिबा बिल्कुल यही करती रही। जब भी वो एग्जाइल में गई, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, जब भी वो एग्जाइल में गई, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान में जो हो रहा था, आपकी पार्टी में, आपकी पार्टी ने लॉबी किया इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन द यूनाइटेड किंगडम। कभी अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जाके, अच्छा बैरूने मुल्क जाकर कोई साजिश नहीं, उसमें वो पीटीआई में थी। एग्जैक्टली, लेकिन उनको जान पता तो है। नहीं, देखिए हमारा तो जैसे आप पीटीआई में, पहले आप पीपल्स पार्टी में तो बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। लेकिन शज़ा, ये जो पॉलिटिक्स की बात है, देखिए ना, इस वक्त हुकूमत का फोकस जो है वो पीटीआई ज्यादा है। देखा जाए तो पीटीआई ज्यादा है ना, कि ये डिजिटल दहशतगर्दी, ये वीपीएन लगा दो, ये एक्स बंद कर दो, ये फला रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लो। क्यों आप ये इल्जाम लगाते थे उनके ऊपर? फाइनेंसिंग टेररिज्म। ही इज
ये इनकी टेररिज्म फाइनेंस कर रहे हैं, सेंट्रल खुद एतराफ कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो, पूछ लेते हैं ना। देखिए इल्जाम लगाया इनकी जो सेंट्रल इनकी जो वो है वहां से जो सबूत मिले हैं ऑब्वियसली वो सामने आएंगे। ये तो हम नहीं कह रहे कि हमारी बात ही मान लें, लेकिन बैरूने मुल्क से इनकी हेल्प की जा रही है, ये सियासी सरगर्मियों में नहीं है मसरूफ। ये इल्जाम तो हमेशा लगता है, ये हमारे पास बचकाना गुफ्तगू है और बिल्कुल आप जब अमेरिकी साजिश बोले तो बचकाना नहीं है। अच्छा बहन एक जब आप अमेरिकी साजिश का बयानिया दें तो तब बचकाना नहीं। मेहरबान साहब मैं सिर्फ दरखास्त है कि अपनी अपनी बात सब करें, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बात कर रहे हैं। आप बात कंप्लीट कर ले, मैं आपके पास आऊंगी, आपको ज्यादा वक्त मिलेगा। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान फैसला करने दे, पाकिस्तान के अवाम को कि इनकी बात में कितनी हकीकत है, कितनी मजाक का प्रोग्राम ही है। अच्छा जी, जो इन्होंने पहले बातें की ना, लेट मी जस्ट आंसर दैट। इन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की, बात ये कि अगर किसी ने ख्वाजा आसिफ साहब से कहा ना कि हम इस बंदे से तंग आ गए, बिकॉज तब की जो फौजी क़यादत थी ना, दे हैड रियलाइज्ड कि हमने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर लिया है। फ्रैंकनस्टाइन ने एक मॉन्स्टर बनाया था, एक सियासतदान था, और उसने जब वो मॉन्स्टर बनाया तो उस मॉन्स्टर ने उसी को आके खा लिया। तो दे हैड रियलाइज्ड कि वी हैव क्रिएटेड अ फ्रैंकनस्टाइन्स मॉन्स्टर, इसको ख़त्म करना अब हमारे लिए ज़रूरी हो गया। तो उन्होंने ये कहा। आगे जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ वो बिल्कुल आईनी तरीके से हुआ, उसमें तो कोई गैर आईनी बात नहीं है, ये तो आइन में लिखा हुआ है ना, आपने आइन पढ़े कि वो आईनी तरीके से हुआ। और उसके बाद अगर आज हम फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ बना रहे हैं एक कानून, तो आप उसको फिर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कानून फ्लोर क्रॉसिंग, अगर फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं, अच्छा पहले मैं इस पे आना, मैंने फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर, लेकिन मैं महज से उसके बाद इन्होंने आइन शिकनी की आसमा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ इन्होंने। अच्छा मैं ये चाहती हूँ कि ये बातें तो हम रोज करते हैं, लेकिन जो आप इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की आप लोग इस वक्त कह रहे हैं ना कि वो कह रहे हैं जी इस्टेब्लिशमेंट, आपने भी तो यही काम किया। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं हमने तो इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा कि हर इदारा अपने अपने ये हम कह रहे हैं एक्चुअली, ये अपने मैं जवाब लेके आपके पास हमने कहा कि हर इदारा अपने डोमेन में बात करे। और उसी वक्त जब फौज ने कहा कि हम सियासत से पीछे हट रहे हैं, तो हमने उस बात को वेलकम किया। हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप सियासत तो से आप पीछे उनसे सियासत से हटने के लिए ही बातचीत कर रहे थे, वो भी यही इसी तरह का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं। ये तो कहते हैं कि हमने उनसे बात करनी ही सिर्फ उनसे है। इनकी जो 3 शराइत हैं जो सो कॉल्ड ये रख रहे हैं, अगर फौज ने सियासत से पीछे हट के बात करनी है तो फिर फौज के पास क्या इख्तियार होगा? ये बात है ना, ये बात तो है। देखिए आप लोग कहते थे कि हम सियासत से में उनका किरदार ना हो, और फिर जंगल का बादशाह और ये सब चीजें आपने क्रिएट की। अब आप कह रहे हैं कि हमने सिर्फ आपके साथ बात करनी है, नुमाइंदा मुकर्रर करें सर। हम बिल्कुल उस पे कायम है। हम सिर्फ उनसे इसलिए गुफ्तगू करना चाहते हैं क्योंकि इनके हाथ में इख्तियार नहीं और इनकी जेब में वोट नहीं, ठीक? लेकिन आपके हाथ में तो इख्तियार है, आवाम का है, और हम भी जो मुक्तदरा है, जो अरबाबे इख्तियार हैं, उन्हीं से बात करेंगे। और हमने बात क्या करनी है? यानी आप कह रही हैं कि इस पार्लियामेंट में सियासतदानों के पास कोई इख्तियार नहीं। इस 17 सीटों पे जो मैंडेट लेकर एक जाली हुकूमत जालसाजी के तहत बैठी है, उसके पास क्या इख्तियार है? वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, उनसे तो हुकूमत ही नहीं चल रही है। और इनके सर पे हाथ आज ना हो तो ये तो 2 दिन हुकूमत नहीं चला सकते। इसलिए ये बयानात सुन के इनके अंदर इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, बौखलाहट का शिकार है ये। आई एम एक्चुअली नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, बिफोर यू गो टू ब्रेक, एक 5 सेकंड का जुमला। बात यही होनी है, आप सियासत में मुदाखलत मत कीजिए, आप अपने आईनी हदूद में रहें, क्योंकि तो अगर ये तो पार्लियामेंट में भी बात हो सकती है। अगर ये होगा, और पार्लियामेंट को भी अपने हदूद में रहना चाहिए। जो इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ पार्लियामान को मुस्लिम लीग नून लेकर जा रही है, वो भी बड़ा खतरनाक है। तो अदलिया आपके ख्याल में वो एनक्रोचमेंट नहीं कर रहे? अदलिया बात कर लेते हैं कि जो मैंने करनी है इस पे बात। बिल्कुल आपने सही अच्छा पॉइंट उठाया ये। अगर मुदाखलत खत्म हो जाए, अदालतों पे दबाव उठ जाए, अदालतें सिर्फ मेरिट पे फैसले करें, तो मैंडेट भी वापस होगा ट्राइब्यूनल्स में, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स चल सके। अच्छा मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जेल से बेल भी मिलेगी, एक्विटल्स भी होंगे, क्योंकि ये दबाव की वजह से रुके हुए हैं। तो हम तो और कोई फेवर नहीं, अदलिया पे दबाव है, बिल्कुल है। हम खत लिखे हैं लोगों ने, खत लिखे हैं, ये नहीं कह रहे दबाव नजर नहीं आ रहा कहीं पे भी। ये नहीं कह रहे नहीं, ये तो आप माने कि आपको इंसाफ जितनी तेजी से मिल रहा है किसी को नहीं लगवा ले
اور वो भी गलत था को बेल मिल जाए। हम तो ये मांग ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ मांग रहे हैं कि द सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड द प्रोसेस ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान शुड कंटिन्यू। इंपॉर्टेंट है ये, मैं इस पे एनी प्रेशर, बिल्कुल इस पे मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों का मामला हो या ये जो अदालतों की इंक्रोचमेंट की बात हो रही है ये हो, ये एक ऐसे बहुत तेज़ी से ये बात बढ़ रही है कि पार्लियामेंट वर्सेस अदलिया होगा, होने क्या जा रहा है इसके ऊपर, इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज, अब ये देखिए ना, अब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, कोर्ट कहती है कि इनको दें, पार्लियामेंट कहती है कि हमने नहीं देनी, कानून साजी कर रहे हैं और उसके ऊपर ज़ाहिर है कि एतराज़ात उठ रहे हैं। लेकिन वाहिद रास्ता क्या मखसूस नशिस्तों के ऊपर, क्या ये लीड कर सकता है टूवर्ड्स अनदर क्लैश बिटवीन टू इंस्टीट्यूशंस जो कि पार्लियामेंट है एंड अदलिया है? तो ये उधर बढ़ सकता है क्या? देखिए आसमा, पार्लियामेंट जो है वो अपना किरदार अदा करने का हक़ रखता है और आइनी एतबार से जो हमें कानून और आइन के मुताबिक जो गुंजाइश हमारे पास है उसमें रहते हुए पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, तरामीम करना, बिल्स लेकर आना, रेजोल्यूशंस लेकर आना, जो चीज़ें फ्रेमवर्क हम समझते हैं कि बेहतर हैं आगे मुस्तकबिल के लिए, उन चीज़ों के ऊपर काम करने का हमें हमारा हक़ हासिल है। हम उसी हक़ को अगर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में रहकर एक्सरसाइज करते हैं तो मेरा ख्याल है उसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई क्लैश नहीं है। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द पार्लियामेंट, वट एवर वी आर डूइंग। हम जो कानून साजी लेजिस्लेशन कर रहे हैं एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके कर रहे हैं। इससे पहले थोड़ी कुछ बातें हो रही थी, मैं उससे मुतालिक बात करना चाह रही हूँ। देखिए, बहुत आसान होता है अपना मलबा जो है वो दूसरों के ऊपर डालकर दूसरों को ब्लेम कर देना, लेकिन देखें जो हालात और वाक़यात की बात हो रही है ना, कि जो हमने इनहेरिट किया, इस गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया, दो पीपल्स पार्टी हमारे पास ना तो कोई वजारत है ना हम काबीना में हैं, लेकिन हाँ हम हुकूमत में साथ बैठे हैं, हुकूमत का एक हिस्सा बन के बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए हकाइक जो है वो बड़े तल्ख हैं। आप अगर थोड़ा माजी में चले जाएँ तो अब जो डायलॉग की बात हो रही है कि हमें बात करना है, हमें रास्ता निकालना है, मई के महीने में कहते हैं कि जी इदारों को जो है वो बीच में नहीं आना चाहिए, फिर कभी कहते हैं इदारों को न्यूट्रल होना चाहिए, फिर कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। अब एक ही सियासी जमात है और बयानिए जो है वो पै दर पै तब्दील होते जा रहे हैं। इन्हीं के लीडर कहते थे कि अगर पाकिस्तान में मेरी हुकूमत नहीं हुई तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे, अवाम फट पड़ेगी और अगर मैं नहीं तो कोई बम उठा के फेंक दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं नहीं तो कुछ नहीं। तो ऐसी सोच अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की हो। अच्छा, 9 मई के अब जो 3 नुकात दिए हैं, बड़ी कंडीशनल जो है वो नेगोशिएशन की बात की गई है। आप कंडीशंस भी तो देखें, वो मज़ाहिका के खेज कंडीशंस हैं। आप भी तो 9 मई के ऊपर कोई देखिए ना, आप भी तो 9 मई पे ना आप नैरेटिव बना सके, ना आप सबूत आपके प्रोसिक्यूशंस जो है वो दे सके। तो ये तो एक सवाल है। मैं आती हुई सवाल करके 9 मई की जहां तक बात है ना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 9 मई में GHQ के ऊपर धावा बोलने के लिए लाओ लश्कर जब ले जाया गया तो इनके अपने MPAs, वज़रा, पंजाब असेंबली के कोर्ट में पेश करें ना, क्यों नहीं करते आप? नहीं, वो तो जो लोग इनके अरेस्ट हुए उसके बाद इन्होंने डिसोन भी कर लिया। इन्होंने बाद में पहले खुद उनको कहा इनसाइटिंग, बहुत से लोगों ने माफिया मांगी, उनको माफी मिल भी गई। बाद में कहा कि जिन्होंने ये काम किया तो उनको जो है पहले तो ओन करना, फिर बाहर निकल के जो है वो कोई कान में कह दे कि गलत बोल दिया तो फिर आकर कहना कि जी नहीं उन्होंने। महर, अब देखिए महर, अब ये जो 9 मई है ना, 9 मई जो है अब इदारे का भी देखिए, अब डिजिटल दहशतगर्दी की जैसे बात उन्होंने की, 9 मई एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है PTI के लिए। और खान साहब ने भी कहा है कि हमने पुरअमन कॉल दी थी, हमने, मैं यही कहने वाली हूं, यही इतराफ़ कि बिल्कुल, और इसीलिए हम आज दिन तक कहते हैं कि 9 मई पर इन्वेस्टिगेशन की जाए, कैफरे किरदार तक जो लोग मुलव्विस थे उनको लाया जाए, क्योंकि हम तो जलाओ गहराओ में यकीन नहीं रखते। हम पुरअमन जमात है, हमने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, हम इस बात में, हम वायलेंस में यकीन नहीं रखते। जिन लोगों ने भी ये तोड़ फोड़ की, जलाओ गहराव किया, आप उनको सजा दें,
مگر ہمارا ماننا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہمارے خلاف کیا گیا. ہمارے لوگ پرامن احتجاج کے لیے گئے, ہمارا حق بنتا ہے, پاکستان کی عوام کا حق بنتا ہے کبھی پارلیمنٹ پہ, کبھی جی ایچ کیو پہ, کدھر بھی کھڑے ہو کر احتجاج کریں پرامن, یہ ہر کسی کا حق ہے. Why did it happen? آپ 9 مئی کو آپ دیکھیے کہ جس طرح عمران خان سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے توڑ کر جس طرح انہیں اریسٹ کیا گیا, جس بدتمیزی سے ان کو گربان سے پکڑ کے دھکے دیے گئے. یہ جو لائن ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے, یہ لائن نہیں ہے. آپ کی بہت ساری باتیں درست ہے, لیکن جو وہ کہہ رہی ہے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, اس کا مطلب یہ Naz is making things up as she goes along. And Naz is representing a lot of fiction as well as fact. It is on record. It is on record. Excuse me, آپ کے اپنے لیڈر کی ویڈیوز ہیں, میں دوں چلائیں گے آپ ابھی, میں دوں چلائیں گے, جس کے اندر وہ خود سری لنکا کی مثال دے رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اجازت دینی پڑے گی, جس کے اندر وہ خود سری لنکا کہہ رہے ہیں کہ بن جائے گا, جس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عوام بن جائے گا. دیکھیں ہم نہیں چلا سکتے. آپ کے بالکل اس کو ختم ہونا جملے میں ختم کرتے ہیں. غلط ہوا. ہم نے تو پہلے دن کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا غلط ہوا, جس نے کیا ہے اس کو سزا دیں. اور ایک سیکنڈ ہنسنے کی بات نہیں ہے, بات ہنسنے کی یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ کہتے تھے کہ یہ ماسٹر مائنڈز ہیں, نہیں نکالا جو پارٹی کے وہاں گئے تھے. آسما, جن لوگوں کو آپ کہتے اور لوگوں کو وہ ویڈیو پہ ہے کہتے رہے کہ ہم نے اندر نہیں جانا, ہم یہاں احتجاج کے لیے آئے, یہ بھی آن ریکارڈ ہے. ڈاکٹر یاسمین جو 15 مہینے سے جیل میں ہے, جن کی طبیعت اتنی ناساز ہے that she had to be shifted, وہ ویڈیو پر ہے کہہ رہی ہے اندر نہیں جانا, مگر ان کو بیل تک یہ نہیں دینے دیتے. یہ بہانے بازی کرتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. بیٹھ جانا, فائلیں اٹھانا, ٹیلی فون توڑنا. one more thing آسما, جو لوگ آپ کہتے تھے ماسٹر مائنڈز ہیں اور سب کے ملوث ہیں, جنہوں نے پریس کانفرنس کی, وہ تو معاف ہو گئے. یہ پوائنٹ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن کیا 9 مئی سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی پہلے اس کا اعتراف ہے, پھر اس کے بعد معافی اور تلافی تک بات جا سکتی ہے. تو کیا خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کسی وقت یہ کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے غلط وہ کال دی تھی مگر وہ غلطی تھی, میں تسلیم کرتا ہوں, اور صدقے دل والا جو ایک وہ ہے مشروط ہے وہ بھی ہو جائے؟ تو پھر آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ جو آج تک عمران خان کی جس قسم کی پرسنالٹی ہے, نارسسسٹک اور میگلومینیک قسم کی, لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اب اعتراف کریں گے. آلدو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ اعتراف جرم تو کر لیا کہ میں نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو جی ایچ کیو جا کے تم پرامن احتجاج کرنا. اب اس بات سے پہلے زمان پاک میں کیا ہوتا رہا, لوگوں کی ذہن سازی ہوتی رہی. یہ ینگ لوگ جو اس کلٹ کو فالو کرتے تھے اور ان کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے مسایہ بنا کے پیش کیا ہوا تھا, ان لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ میں ریڈ لائن ہوں, کہ عمران خان ریڈ لائن ہے. جب اتنا جوش دلوا دیا جائے گا ینگسٹرز کو, جب ان کو اس پوائنٹ پہ لے آیا جائے گا, تو ان کا کیا خیال ہے کہ وہ وہاں جا کے کیا کریں گے؟ پرامن احتجاج کریں گے. پروسیکیوشن کیسے ہوگی؟ دیکھیں نا, خود ویڈیوز ان کی موجود ہیں, جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں, ان کی ویڈیوز اور آڈیوز تو سوشل میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہیں, جن پہ وہ اپنے لیڈران کے نام لے رہے ہیں کہ فلاں لیڈر نے ہمیں کہا کہ ادھر جانا ہے, فلاں نے کہا ہمیں ادھر جانا ہے. تو وہ عدالت میں منظم مہم چلائی گئی ہے, ناٹ جسٹ کہ لاہور میں, پورے ملک میں منظم مہم چلائی گئی, اور یہ وہاں نہیں رکے. آئی ایم سوری ٹو سے, انہوں نے ایک منظم مہم اپنے اداروں کے خلاف جاری رکھی. اس کے بعد ڈیجیٹل ٹیررزم انہوں نے جاری رکھی, ریپیٹ بھی نہیں انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم جاری اچھا چلے, اس کے اوپر نہیں جانے جائے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی, ڈسکشن اس پہ نہیں جائے گی. شزرہ دیکھیں آپ کو, لیکن آپ کو یہ مجھے بتائیے, جو ڈیجیٹل دہشت گردی کی آپ بات کر رہے ہیں, اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں دیکھیں اس پہ جو ابھی لوگ ڈی پورٹ ہو رہے ہیں, جو ڈی پورٹ ہو رہے ہیں لوگ, جو ایکس بند ہے, اس کا کوئی نہ کوئی سلیوشن تب نکالنا پڑے گا نا. وہ کیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ یہ بات ڈسکس کی جائے اور راہ نکالی جائے؟ I totally agree with you. ہم نے پرائم منسٹر شہباز شریف, جس وقت ہم اس میں تھے اپوزیشن میں,
2018 में, तभी भी बाकी तमाम पार्टीज आईं, हालांकि 2018 का RTS ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन तमाम पार्टीज ने ये सोचा कि जमहूरियत की खातिर हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, तभी भी ऑफर किया, 2022 में भी ऑफर किया, ऑफर के अभी भी किया, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर किया और हम आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। महर वो बातचीत के लिए तैयार है, आप कहते हैं देखिए अभी तक बड़ा तजाद जिनको भी आप कह रहे हैं ना कि बात करें, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ना करें, कोई ना करे, बट सुने इनकी गुफ्तगू में कितना तजाद है। टाइम खत्म हो गया, पार्लियामेंट से तो बात करें। एक सेकंड, एक तरफ कह रहे हैं गुफ्तगू करें, दूसरी तरफ कहते हैं हम दहशतगर्द हैं, तीसरी तरफ हम पे आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं, और चौथी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट जो है वो टेरर फाइनेंस करती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी हंस भी रही है और खामोश भी है, और पीपल्स पार्टी जो है बीच में बंद इलायची की तरह बैठ गई है, फायदे भी उठा रहे हैं, मजे भी ले रहे हैं, यही सेनेट चेयरमैन बनके मुफ्त की चक्कर भी लग रही है लंदन के, यही पूछ ले मौजे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये तो बता दो यहाँ पे आपके थैंक यू। ये जो 9 मई वाली डिस्कशन है ना, इसको पार्लियामेंट के अंदर ही मेरा ख्याल है ख़त्म भी किया जा सकता है, अदालतों में जा सकता है। जिसने भी सियासत में तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि रियासत जो है वो सियासत और उसके अंदर तशद्दुद को किसी सूरत भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और ना ही सियासत इसको बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन अवामी मसाइल का प्लेटफॉर्म जो है वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर अवाम की बात भी होनी चाहिए, और साथ में ये सारे मामला भी डिस्कस होने चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।